हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज जो हम ये सब्जेक्ट कोड लेकर के आए हैं BSOG 171 का ये सब्जेक्ट कोड है। ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कोड है। इसका एग्ज़ाम जो है वो अभी जून में हो रहा है। इग्नू में इसका एग्ज़ाम चल रहा है। ये जो सब्जेक्ट है भारतीय समाज छवियाँ और वास्तविकताएँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। ये प्रश्न पहले भी कई बार इस एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो हम आपको ये जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज करवाएँगे। ये इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़ ये विषय है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज़ जो नए व्यूवर्स हैं हमारी वीडियो को फॉलो, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी जो वीडियोस हम रेडी करने वाले हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो हम ये अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, राज्य विहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। वे सामाजिक व्यवस्था जिसमें सरकार, पुलिस बल या स्थायी नौकरशाही जैसी कोई औपचारिक केंद्रीकृत सत्ता नहीं होती। इनमें किसी एक समूह या व्यक्ति के पास सत्ता या कानून लागू करने का एक अधिकार नहीं होता है। देखिए, जो राज्य विहीन समाज है उस राज्य विहीन समाज के अंदर किसी भी तरह की सरकार नहीं होती है, पुलिस बल नहीं होता है, स्थायी नौकरशाही नहीं होती है। वहां पर कोई भी एक केंद्र में सत्ता नहीं होती है। वहां पर किसी एक भी समूह या किसी व्यक्ति के पास में पूरी केंद्र की ताकत नहीं होती है। ये राज्य जो होता है ये एक तरीके से राज्य विहीन समाज होता है। इसके मुख्य लक्षण और अवधारणाएं अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे प्रश्न के अंदर। पहला जो इसमें पॉइंट होता है शासन का आधार, वो हम समझते हैं ऐसे समाजों में औपचारिक कानूनों के बजाय परंपराओं, रीति रिवाजों और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। अब देखिए, अगर कोई केंद्र में सत्ता नहीं है या जहां पर कोई कानून किसी तरीके से नहीं चल रहा है पुलिस का, या कोई केंद्र सरकार नहीं है, वहां पर क्या होगा, पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और सर्वसम्मति से ही कानून बनते हैं और निर्णय लिए जाते हैं। व्यवस्थाएं बनाए रखने का कार्य रिश्तेदारी, परिवार और समुदाय के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं वो आपस में ही व्यवस्थाएं बन जाती हैं। पर अब ज्यादातर आप जानते हैं हर देश के अंदर एक केंद्र में सरकार होती है। ठीक है, पर आज भी कई ऐसे जनजातीय समूह रहते हैं या जो इस तरीके के समूह हैं सामाजिक, जो मतलब के एक तरीके के ग्रुप है, वो शहरों से दूर जंगलों में या गाँवों में आज भी इस तरीके की परंपराएं चलती हैं। इसमें क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व जो होता है विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का किसी एक केंद्र में संकेंद्रण नहीं होता। निर्णय या तो पूरे समुदाय की आम सहमति से लिए जाते हैं या फिर समुदाय के बुजुर्गों व सम्मानित सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। देखिए, आपने जैसे एक गांव में देखा होगा भाई, पंचायत होती है, ठीक है, वहां पर पंच होते हैं, सरपंच जिन्हें कहते हैं। तो वो एक तरीके से बुजुर्ग होते हैं, सम्मान वाले व्यक्ति होते हैं, वही सारे निर्णय करते हैं। इसमें भी केंद्रीकरण में भी यही होता है कि सत्ता जो होती है वो केंद्र के पास नहीं होती, पर एक तरीके से समूह होता है जो फैसले लेता है। इसमें देखिए, मुखिया की भूमिका को समझेंगे। यदि कोई नेता या मुखिया होता भी है तो उसके अधिकार बहुत सीमित होते हैं और वे अपनी शक्ति के बजाय अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे अनुभव या वीरता के कारण सम्मान उसमें पाता है। ठीक है, ये हमने पहला प्रश्न समझ लिया। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। भारत में पंचायती राज का जो विषय है, ये जो प्रश्न है कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है, ये इस सब्जेक्ट के अंदर भी आ सकता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तर हैं। भाई, ये जो कानून है पंचायती राज कानून, ये भारत में आया है 73वें संविधान संशोधन से ये पास हुआ और ये 1992 में ये कानून बना है। अब इसके 3 स्तर क्या हैं वो हम जान लेते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर। यह सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। एक या अधिक गांवों को मिलाकर इसका गठन होता है। इसका प्रमुख सरपंच होता है। जैसे मैंने आपको बताया गांव में सरपंच होते हैं, तो सरपंच क्या होते हैं, ये जमीनी स्तर पर होते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी फैसला गांव का लेना है, वहां की जो मतलब व्यवस्था है उसके लिए, तो वो सरपंच ले सकते हैं। दूसरा इसमें आता है पंचायत समिति, ब्लॉक खंड स्तर पर। यह मध्यवर्ती इकाई है जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ती है। इसका गठन कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। यानी कि जो जिला है और जो गांव है उसको मिलाकर के ग्राम पंचायत और एक तरीके से जो जिला है उसको मिला करके इस ये जो समिति है इसका गठन होता है पंचायत समिति। और ये एक तरीके से मध्यवर्ती
एक तरीके से स्तर पर कार्य करती है। इसमें तीसरा आता है जिला परिषद, जिला स्तर पर। यह पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है। यह पूरे जिले के स्तर पर योजनाओं का निर्माण और विकास कार्यों की देखरेख करती है। ठीक है, जिला परिषद होती है सबसे ऊपर उन्हें पंचायती राज में। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में अनेकता में एकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, भारत में अनेकता होने के बाद भी एकता कैसे रहती है वो इसको हम समझेंगे। यहाँ पर भारत विविधताओं, धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति से भरा देश है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने इसे एक सूत्र में पिरोया है। देखिए, भारत में बहुत सारी तरीके की जबानें बोली जाती हैं, बहुत सारी तरीके की भाषाएं कही जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, जातियां हैं, और उसके बाद भी क्या है, इसको एक मतलब कि एक सूत्र में किस किस तरीके से पिरोया गया है, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो एक तरीके से भाईचारे वाली परिस्थितियां हैं, जिसमें हम सब एक दूसरे को, हर भारतीय दूसरे भारतीयों को अपना भाई समझता है। साझा संस्कृति, विरासत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुई। राष्ट्र राज्य की भावना और संविधान की समावेशी प्रकृति भारत को अनेकता में एकता वाले एक अद्वितीय देश के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय पर जितने भी लोग थे भारत के, चाहे उसमें कोई भी धर्म का हो, कोई भी जबान का हो, कोई भी राज्य का हो, सबने मिलकर एकजुटता के साथ में अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया, है ना, साथ में मिलकर के आजादी का लक्ष्य अपना पूरा किया है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे जो एक तरीके से हमारा जो एक देश के प्रति प्रेम है, वो आपस में एक तरीके से इस तरीके से जुड़ चुका है कि हम एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं। ठीक है, हर भारतीय आपस में भाई है। अब इसमें हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद, ब्रिटिश शासन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इसके मुख्य प्रभाव थे, पहला था इसमें आर्थिक शोषण। भारत को कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन के विविध सामानों का आयातक बना दिया गया। यानी कि जो भारत के कच्चे माल क्या था भाई, यहाँ पर कच्चे माल और ब्रिटेन के निर्मित सामानों का आयातक, यानी कि जो सामान ब्रिटेन में बनते थे वो यहाँ पर आते थे। ठीक है, और जो यहाँ से वो माल लेना होता था, कच्चा माल जो लेना होता था, रॉ मटेरियल जो लेना होता था, वो यहाँ से लेकर के ब्रिटेन चले आते थे। शहरीकरण क्या था इसमें, कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे बंदरगाह शहरों का विकास हुआ उस समय पर, है ना। जब उपनिवेशिक काल के अंदर जब ब्रिटेन ने भारत पर अपना उपनिवेशीकरण करा, तो उस टाइम पर इन शहरों के, बंदरगाहों शहरों का विकास हुआ है। ठीक है, जिसमें बंबई है, मद्रास है और कलकत्ता है। अब देखिए इसमें सामाजिक सुधार, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रवृत्तियों के खिलाफ कानून बने। कुछ अच्छा भी हुआ, ये जो सामाजिक सुधार आए हैं, जैसे सती प्रथा होता था पहले भारत में, या बाल विवाह होता था, इसमें उपनिवेशिक काल के अंदर, यानी कि जब ब्रिटिश शासन का कानून था भारत के अंदर, उस टाइम पर इन तमाम कुरीतियों को बंद भी किया गया। प्रशासनिक ढांचा जो था, एक एकीकृत न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। यानी कि पुलिस व्यवस्था भी और एक तरीके से आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी उसी वक्त के दौरान हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा कैसे करता है। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दस्तावेज है। ये विविधता की रक्षा निम्नलिखित तरीकों से करता है। अब ये तरीके हम इसमें जान लेते हैं कि तरीके क्या हैं। पहला आता है इसके अंदर मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देते हैं। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद 29 और 30 है, ये क्या करता है, अल्पसंख्यक जो हैं भारत के अंदर, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को आराम से जी सकते हैं भारत के अंदर। दूसरा आता है इसके अंदर समानता का अधिकार। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। भाषाई मान्यता क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। यानी कि 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं आधिकारिक तौर पर। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत में जाति व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं। भारतीय जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इसमें जन्म आधारित सदस्यता। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, आजीवन उसी का सदस्य रहता है। यानी कि अगर कोई भी किसी भी जाति में अगर वो जन्म लेगा तो आजीवन वह उसी जाति का माना जाएगा। दूसरा आता है इसमें पदानुक्रम, हायरार्की। जातियों को ऊंची इस क्रम में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है, इसका पूरा एक हायरार्की बनाया गया है। अगला इसमें पॉइंट है खान पान और विवाह पर प्रतिबंध। जातियों के बीच विवाह, अंतर विवाह और भोजन साझा करने के सख्त नियम होते हैं। आखिरी पॉइंट आता है इसमें पारंपरिक व्यवसाय। हर जाति का अपना एक पारंपरिक पेशा तय होता था। ठीक है,
तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट हैं इस प्रश्न के, तो आपको इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें देखिए हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, जनजाति ट्राइबल और जातीयता एथनिसिटी में क्या संबंध है। जनजाति एक विशिष्ट सामाजिक समूह है जो मुख्य समाज से अलग, भौगोलिक रूप से पृथक और आदिम जीवन शैली जीता है। जातीयता एक सांस्कृतिक पहचान है जो किसी समूह को साझा धर्म, भाषा या नस्ल के आधार पर दूसरों से अलग करती है। जनजातीय समूह अपनी जातीय पहचान जैसे अपनी भाषा और रीति रिवाज को बचाए रखने के लिए अक्सर मुख्य धारा के समाज के साथ संघर्ष या अनुकूलन करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को कई बार आप रिवाइज करके अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के अंदर, और आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक कर दीजिए करिए। आपके लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है ऐसी वीडियोस को और बनाने का, और आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और थैंक यू सो मच।